लाइट अगर वेव है तो ग्रेविटेशनल पुल उसको खींच कैसे लेता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेट्स एक्सप्लोर। तो दोस्तों, मैं तुम सबका फिर से स्वागत करता हूँ निम्बस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पुरोहित। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, मेंटर, और मैं एक फॉर्मर साइंटिस्ट हूँ। आई हैव वर्क विद इसरो। और अगर और भी पीछे जाओ तो आई वाज सीबीएसई टॉपर। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बिट्स पिलानी। मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है ट्रिपली में, और मैंने मास्टर्स करा है साइंस का फिजिक्स के साथ। सो दोस्तों, ये जो सीरीज अपन ने चालू कर रखी है जिसमें अपन ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अपन बात कर रहे हैं यूनिवर्स की अलग अलग जो कॉस्मिक फिनोमेना है उसके बारे में, एक आज बेसिक सा सवाल है जिसके ऊपर अपन थोड़ा सा टाइम देने वाले हैं। और वो यह है कि अगर जो रे ऑफ लाइट है वो अगर वेव है तो ग्रेविटेशनल पुल ब्लैक होल का उसको वापस कैसे खींच लेता है? भाई $1 मिलियन क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे इतिहास जानना पड़ेगा। मुझे जानना पड़ेगा कि ये जो आइडिया है, जो थॉट है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो लाइट को आने नहीं देगा, ये आया कहाँ से? दोस्तों, शुरू अगर अपन करें तो नासा ब्लैक होल को ऐसे डिफाइन करता है, एनी ऑब्जेक्ट whose gravity is so enormous that even light can't come out। अब यहां पे दो क्वेश्चन नासा ने सबके लिए ओपन छोड़ दिए। भी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इवन लाइट कांट कम आउट। यानी पहला सवाल ये कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, ये तो सोचना पड़ेगा। दूसरा सवाल, अगर वेव है तो बाहर आने से कैसे रोका वेव को? पार्टिकल है तो चलो समझ में आ गया, वेव है तो कैसे रोका? ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं उस पॉइंट से जहां पे ये सारी कहानी शुरू हुई। दोस्तों, तो ये फोटो जो है ये एक कंप्लीट फोटो है ब्लैक होल की, एक हाई डेफिनेशन फोटो अपन मान सकते हैं ब्लैक होल की, ठीक है। ये वो है जो अपने को अभी मिला है 2018-2019, आज बात करें अपन 2020 में, ठीक है। 21st सेंचुरी में अपने को ये फोटो मिली है। लेकिन कहानी चालू हुई थी सर आइजैक न्यूटन की, एक किताब आई थी फिलोसफी न्यूट्रलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका इन 1687। इस किताब में उनने एक यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की बात करी कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनका मास ले लिया m1 m2, उनका डिस्टेंस ले लिया, तो उन्होंने बता दिया भाई ये ऑब्जेक्ट ये इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। तो दो मासेस अगर हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इससे डेफिनेशन आई ग्रेविटी की, क्योंकि मेरे को हर एक चीज को समझना पड़ेगा। तो मैंने समझ लिया ग्रेविटी को कि न्यूटन ने बताया ग्रेविटी है भाई दो मास हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अर्थ, सन, मून, स्टार, मैं, तुम, ये कैमरा मेरे पे, स्क्रीन मेरे पे, मैं स्क्रीन पे, हर मास एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, ठीक है। इसी बात को जॉन मिशेल ने सच माना, क्योंकि भाई बात तो सच थी ही, और एक लेटर लिखा हेनरी कैवेंडिश को। उसमें लेटर में 1784 में जो लेटर लिखा, उस लेटर में पहली बार जिक्र हुआ डार्क स्टार्स का, ब्लैक होल का नहीं, डार्क स्टार्स का। हुआ क्या, कहानी कुछ ऐसी है। न्यूटन जो है, न्यूटन ने काफी कुछ प्रमोट किया इस आइडिया को कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल है। जैसे कि फिर से मेरा वही पुराना माउस आ गया, ब्लैक होल है, ब्लैक माउस है। तो अगर लाइट पार्टिकल है, यानी इसको जब मैं फेंकूंगा, इधर फेंका था, इसको जब मैं फेंकूंगा तो ये प्रोजेक्टाइल के जैसे जाएगी, क्योंकि पार्टिकल है ना। तो अगर लाइट पार्टिकल है, जो कि न्यूटन ने बहुत प्रमोट किया था इस आइडिया को, तो अगर न्यूटन ने प्रमोट किया तो सबने सच माना। कब किया था न्यूटन ने ये बात? देखो, न्यूटन ने बुक लिखी थी 1687 में। अगली जो बात आई है वो 1784 में आई है डार्क स्टार्स के बारे में। तो जॉन मिशेल ने हेनरी कैवेंडिश को एक लेटर लिखा। लेटर में उसने लिखा कि यार अगर लाइट पार्टिकल्स की बनी हुई है तो जैसे मैं किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंकता हूं तो वो नीचे आती है, क्यों ना ऐसा होता कि अगर मैं लाइट को फेंकूंगा तो वो नीचे आ जाए। और उस पर उसने बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन कर डाली, बहुत एक सिंपल सी कैलकुलेशन। क्या? तो उसने बोला भाई न्यूटन ने प्रमोट किया आइडिया कि लाइट पार्टिकल की बनी हुई है, तो प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स है, ठीक है। यानी अगर एक सोर्स है मेरे पास लाइट का, तो मैं उससे जब
लाइट छोड़ूंगा तो पार्टिकल के जैसे जाएगी, ठीक है, वेव के जैसे नहीं, पार्टिकल के जैसे, जैसे कि कोई पत्थर फेंका या बॉल फेंकी, कुछ भी, ठीक है, ओके। अजम्पशन ये माना कि जो डार्क स्टार है वो डेंसिटी में सूरज के जैसा होगा। ये एक सिंपल अजम्पशन माना, किसने? जॉन मिशेल ने। एक सिंपल अजम्पशन कि एक डार्क स्टार को अगर मैं बात करूं, यानी मैं एक ऐसी बात करना चाह रहा हूं, एक ऐसे स्टार की जो लाइट को वापस बाहर नहीं आने देगा। अजम्पशन माना कैलकुलेशन करने के लिए कि मान लो जो अपना सूरज है उसकी जैसी उसकी डेंसिटी हो। ही फाउंड आउट विद वेरी सिंपल कैलकुलेशन कि वो जो डार्क स्टार होगा वो अपने सूरज से 500 गुना बड़ा होगा। ये सब उसने लेटर में लिखा था, जो कि हेनरी कैवेंडिश को उसने लेटर लिखा, और यहाँ पे प्रोपोगेट हुआ था डार्क स्टार्स के बारे में। और ये एक आइडिया ऐसा था जो सबको बहुत ही फैसिनेटिंग लगा कि वाह यार, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। और सही है ना, कोई एक नया आइडिया जब आता है, कोई एग्जिस्टिंग थ्योरी को, एग्जिस्टिंग रूल को यूज करके जब उसको प्रमोट किया जाता है तो ज्यादा कोई उस पर इतना शक नहीं करता, ठीक है। आइडिया बहुत आगे बढ़ा, काफी प्रमोट हुआ ये आइडिया, लेकिन इस आइडिया में जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या थी, लाइट के बारे में हमें कंप्लीटली पता नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे, बात जब आगे बढ़ी तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने 17th सेंचुरी में ह्यूगेंस प्रिंसिपल दिया। ह्यूगेंस प्रिंसिपल जो है वो लाइट को वेव के जैसे ट्रीट करता है, और वो कहीं ना कहीं सच भी है। उसके आगे 19th सेंचुरी में थॉमस यंग ने द वेरी वेरी फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे दिया, और उसने प्रूव कर दिया जो लाइट है वो वेव है। अब पड़ गया पंगा, कैसे? पहले ही जो जॉन मिशेल था उसकी जो कहानी थी वो मतलब इतना जोर नहीं पकड़ रही थी जितना पकड़ना चाहिए था। सब फैसिनेट हुए, सब खुश हुए, ये बात सारी सही थी, बट लाइट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। ऊपर से क्या होता है, 17th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में बैक टू बैक, तो 17th सेंचुरी में एक आइडिया आ गया, भाई हो सकता है कि वेव की हो, बनी वेव से बनी हुई हो लाइट, इट माइट बी अ वेव, राइट। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो ऑलमोस्ट उस पर ठप्पा लगा देता है, सील एंड फैक्ट कि यस वेव नेचर है लाइट में। अब अगर लाइट वेव नेचर में, ये तो सवाल है, तो होगा क्या, ठीक है, आगे देखें। तो भाई अनक्लियर हो गया, अनक्लियर हो गया, डाउट में आ गए, सब डाउट में आ गए कि अगर ग्रेविटी को खींचना है तो वेव को खींचेगी कैसे, इंटरेक्ट कैसे करेगी वेव के साथ, हाउ ग्रेविटी विल इंटरेक्ट विद वेव। तो अब दो सवाल आ गए कि या तो लाइट और वेव और पार्टिकल में पंगा है, या फिर ग्रेविटी अपने को समझ में नहीं आई है, यही तो हो सकता है। भाई ग्रेविटी दिखती है, दिखती है, यंग्स एक्सपेरिमेंट जो था डबल स्लिट का उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ, ठीक है, लाइट तो है ही ना भाई, आ रही जा रही है। और डार्क स्टार, ब्लैक होल नहीं, डार्क स्टार, यही एक नई चीज है, तो बताओ क्या होना था, वही होना था जो होना था। लोगों को लगा कि ये आइडिया ही गलत है, और आइडिया धीरे 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 दबने लग गया। लोगों ने जितना शुरुआत में एंटिसिपेशन और खुशी के साथ डार्क स्टार के लिए बातें करना, पूछना, अपनी क्वेरीज पोस्ट करना, पुश करना, लोगों से बातें करना चालू की थी, वो सब कहीं ना कहीं उस साइंटिफिक जो एक सर्कल था उसमें बातें दबने लगी, ओके। इसी बीच 1799 में मिशेल के फेवर में एक और बहुत बड़े साइंटिस्ट पियरे साइमन लाप्लास आए, और उनने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी और सपोर्ट किया इसको, अपने मिशेल को, कि डार्क स्टार के लिए पॉसिबिलिटी है। कैलकुलेशन करी बट द रिजल्ट्स वर अ बिट डिफरेंट, लेकिन अजम्पशन क्या थी, अजम्पशन वही थी जो अपने मिशेल ने ली, जो कि न्यूटन ने प्रपोज की कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यही अजम्पशन थी। अब यहां पे एक और गजब कहानी है। इसके लिए यह कहा जाता है कि जब लाप्लास ने ये लेटर लिखा था, वो कैलकुलेशन करी थी, वो बड़े बेमन से करी थी, अपने किसी दोस्त के कहने पे उनने वो कैलकुलेशन करी थी कि ठीक है भाई तू इतनी मांग रहा, चले मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। और कहीं ना कहीं वो जो अपने जनरल में लिखते थे, रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते थे, अपने आर्टिकल्स लिखते थे साइंस के, धीरे धीरे उनने उसमें बात करनी भी बंद कर दी थी। तो अब यह है कि एक आइडिया आया जो न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ और न्यूटन की जो लाइट की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है कि लाइट पार्टिकल्स की बनी हुई है, उसको यूज करके एक इंसान मिशेल जो है
प्रपोज करता है कि इट इज अ पॉसिबिलिटी कि एक स्टार इतना बड़ा हो जाए, अगर उसकी डेंसिटी सूरज के बराबर है तो सूरज से 500 गुना बड़ा हो जाएगा और फिर वो उस प्रोजेक्टाइल को वापस नहीं आने देगा। लेकिन टाइम बीतता है, पीपल गेट टू नो मोर अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, और ये पता चलता है लाइट में तो वेव नेचर है। ये बात प्रूव करते हैं कौन? हिगिंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि ये बात कह दी गई कि भाई दे बोथ वेंट फॉर द बिग स्टार ऑप्शन, यानी कहां गलती हो रही थी दोनों से? दो जगह। पहला, उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी लाइट के बारे में। दूसरा, लाप्लास भी और मिशेल भी दोनों गलत डायरेक्शन में देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो डार्क स्टार होगा जो कि लाइट को बाहर नहीं आने देगा वो एक बिग 500 टाइम्स बिगर देन द सन टाइप का स्टार होगा। बट एक्चुअली दोस्तों, जो अपने ब्लैक होल होते हैं या फिर डार्क स्टार इन दी वर्ड्स ऑफ मिशेल और लाप्लास कहें तो वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी डेंसिटी इनॉर्मसली बिग होती है। ठीक है, सो दे बोथ वेंट फॉर द बिग स्टार ऑप्शन, बट दिस वाज रॉन्ग। द ब्लैक होल्स दैट हैव बीन फाउंड आर वेरी स्मॉल इन साइज बट वेरी हाई इन डेंसिटी। ओके, इसी बीच में आया सबसे बड़ा धमाका। देखो टाइम देखो, 1915, यानी बीच के 1800 में कुछ नहीं हुआ। 1799 में एक लेटर लिखा गया एंड दैट्स ऑल। उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं हुई इसके बारे में। क्यों? क्योंकि वेव थ्योरी आ चुकी थी, अब डाउट आ गया था। इवन खुद जो प्रपोज कर रहे थे वो भी डाउट में थे, तो सब शांत हो गया। इसी बीच 1915 में आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी आ गई। जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी ने एक कंप्लीट नया, कंप्लीटली डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव दिया। दो चीजें थी। पहला, स्पेस टाइम फैब्रिक, कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, इंटरवोवन है जैसे कि फैब्रिक होता है। ठीक है। दूसरा, ग्रेविटी जो है उसको हम सीख समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन गिवन बाय द आइंस्टीन। ठीक है, ओके। सबसे बड़ी चीज जो आई, सबसे बड़ी चीज आई जो आइंस्टीन ने दी, वो थी अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखो दोस्तों, यहां पे एक एग्जांपल देखें। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि जो लाइट है उसकी स्पीड फिक्स है। इट डजंट मैटर कि आप ट्रेन में हो, आप रॉकेट में हो, आप जमीन पे हो, आप भाग रहे हो, आप सो रहे हो। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, वो ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। इसको समझने के लिए मान लो अपन एक ट्रेन में जा रहे हैं। ट्रेन की स्पीड है मान लो 100 किलोमीटर पर आवर। उस ट्रेन के अंदर मैंने एक बॉल को ऊपर उछाला, मैंने ट्रेन के बॉल को ऊपर उछाला। ठीक है, अगर इसको अपन थोड़ा समझना चाहें तो लेट्स सी। तो मान लो मैं ट्रेन में जा रहा हूं, ये मेरे पास बॉल है, मैं इसको ऊपर उछालता हूं, क्या होगा देखें। तो जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर माउस। मैं आगे जा रहा हूं, मैंने इसको उछाला और मैंने पकड़ा। मेरे लिए ये जो माउस है ये ऊपर गया और नीचे आ गया क्योंकि मैंने इसको पकड़ लिया। कि हुआ क्या, मैं चल रहा हूं, मेरे साथ ये माउस भी चल रहा था। इसकी एक हॉरिजॉन्टल स्पीड थी जो मेरी स्पीड थी, मैंने इसको एक वर्टिकल स्पीड दी तो माउस ऊपर गया और उसी स्पीड से नीचे आ गया और मेरे हाथ में आ गया। तो मेरे को क्या लगा, मेरे को लगा कि जो माउस है वो आगे नहीं गया। लेकिन आपको क्या दिखा, आपको ये दिखा कि मैं भी आगे गया हूं और ये माउस भी आगे गया है। आपके लिए जो माउस था उसका मोशन था इस तरह से, मेरे लिए ये माउस जो था इसका मोशन था ऊपर और नीचे। यही है रिलेटिविटी की थ्योरी जो ये कहती है मेरे रिलेटिव इस माउस की वेलोसिटी कुछ और है, आपके रिलेटिव जो आप देख रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट इन द सेम फ्रेम जिस फ्रेम में मैं हूं, और माउस की वेलोसिटी कुछ और है। लेकिन आइंस्टीन ने बोला लाइट इस बात को फॉलो नहीं करेगी, लाइट की स्पीड फिक्स है। तो सवाल आया, तो फिर अगर लाइट की स्पीड फिक्स है, लाइट पे कोई थ्योरी नहीं लग रही, और जो ग्रेविटी है उसके अंदर भी एक नई डेफिनेशन आई, तो ग्रेविटी लाइट को रोकती कैसे है? सो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ इस बर्निंग क्वेश्चन का आंसर कि हाउ स्पेस टाइम डिफाइंस ग्रेविटी एंड हाउ स्पेस टाइम कैन आंसर दिस क्वेश्चन दैट if light is a wave, how gravity can influence it। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो, थोड़ी सी तुम्हारी और
जिज्ञासाओं को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा और तुमको इन्वॉल्व करने के लिए। आई होप ये एक छोटी सी हिस्ट्री वाला पार्ट तुमको पसंद आया होगा, और जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि कैसा लगा ये तुम्हारे को जो हिस्ट्री वाला पार्ट था, जहां पे अपन ने अलग अलग चीजों को जोड़ के ब्लैक होल की साइड उसको बढ़ाया है। तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो कभी भूल ही मत जाना, बेल आइकन तो दबाई देना, क्योंकि अब इन वीडियोस को यू कांट अफोर्ड टू मिस। तब तक के लिए दोस्तों टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, और मिलेंगे अगले वीडियो में टू अंडरस्टैंड अबाउट स्पेस टाइम एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन लाइट। जय हिंद।